वो हस्पताल के कॉरिडोर में भागे चले जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके आगा जी को यूं अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। वो रो रही थी, आंखों से भुल-भुल आंसू बह रहे थे। वो अपने आगा जान की जाही पोती थी, इकलौती लॉर्डली शान नूर, उनकी आंखों का नूर। डॉक्टर तबरेज़, मेरे आगा जान कहाँ हैं? वो तेज़ी से कॉरिडोर की जानिब भागते हुए डॉक्टर तबरेज़ को देखते उन्हें पुकार गए। वो उस तरफ, आईसीयू में आ जाएं, आप ही को याद कर रहे थे। वो जैसे ही आईसीयू में दाखिल हुई, उनके बहुत पास एक शख्स को खड़ा देखें। वो थोड़ा सा ठटकी। उस शख्स की समझें नूर की जानिब पीठ थी। उसके मजबूत और भरपूर जिसामत, कुशादा कांधे और बॉडी बिल्डर से वजूद को देखते उसे कुछ अजीब सा लगा। आगा जान का बॉडीगार्ड हूँ, वो अंदाज़ा लगाती। आगे बढ़ती दूसरी तरफ आ खड़ी हुई। आगा जान, क्या हो गया आपको? वो खुद पर जब्त करते उनकी तरफ मुतवज्जे हुई, जबकि पास खड़े शख्स के माथे पर पड़े बुलों में मजीद इजाफा हुआ। कायान शाह उस खूबसूरत हसीन दोशीज़ा को देखता लब भींच गया। नूर, मेरी बच्ची। आगा जान की आंखों में आंसू भर आए। आप ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। वो घबराते हुए अपने आंसू पोंछते आगा जान का हाथ अपने दोनों हाथों में लिए जज्बाती से चूम गई। नहीं नूर, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर में निकाह होगा, तुम्हारा और कायान का निकाह होगा। अभी वो बमुश्किल अपनी बात पूरी कर पाए। कौन कौन कायान? वो हैरत की मूरत बने पूछ रही थी। ये उन्होंने अपने कांपते हाथों से कायान शाह का मजबूत हाथ थामा तो नूर की निगाहें उस शख्स की जानिब उठीं। वो खुबरू जवान मर्द, आम सी वाइट कैजुअल शर्ट और ब्लैक पैंट में, माथे पर बिखरे सुल्की बॉल। वो कहीं से भी एक सुपर पर्सनैलिटी का नहीं लग रहा था। उसे खूबसूरत गंडा कह सकते थे, और उसके आगा जान उसे हुक्म दे रहे थे कि वो उस शख्स से निकाह कर ले। वो कैसे उस शख्स से निकाह कर सकती थी जिसको वो जानती तक नहीं थी? आगा जान, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे निकाह कर लूँ? दिल की बात वो ज़बान पर ले आई। ये मेरा हुक्म है शान नूर, और तुम्हें करना होगा। बेटा, मेरे पास वक्त कम है। आगा जान, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो तड़पी थी जब आगा जान का सांस उखड़ने लगा। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। वो आगा जान का हाथ एक तरफ रखते बाहर जाने लगी कि आगा जान ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे शान नूर, तुम्हें मेरी कसम। तुमने अभी और उसी वक्त कायान शाह से निकाह करना होगा, वरना मैं इस दुनिया से जाते तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आगा जान, वो बहुत बुरी तरह उलझी। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे अपनी बात आगा जान को समझाए, पर वो एकदम मजबूर हो गई जब मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए, साथ एडवोकेट ज़ईम मलिक, जो आगा जान के पुराने वकील थे। उनकी जायदाद का सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास होता था। शान नूर को आगा जान की फ़िक्र हो रही थी। उनकी सांसें बार बार उखड़तें तो वो ऑक्सीजन मास्क लगा लेते, लेकिन वो फिर भी उनके निकाह पर बज़िद थे। वो उस वक्त इतना वक्त भी नहीं था कि वो उनसे ये जान पाती कि आखिर ये कायान शाह है कौन। शान नूर बिनते असफंदयार खान, आपका निकाह कायान शाह वलद मोहम्मद नौमान शाह से 1 लाख सिक्का राइजल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह हक मोहर? सिर्फ 1 लाख। मतलब उस शख्स की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं कि मुझे हक मोहर भी इतना कम दे रहा है। शान नूर ने दिल ही दिल में सुलगते हुए सोचा और मुंह बिगाड़ कर कबूल है कह गई। फिर मौलवी साहब कायान शाह की जानिब बढ़े। कायान शाह वलद नौमान शाह, आपका निकाह शान नूर बिनते असफंदयार खान से 1 लाख सिक्का राइज अलवक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो इतने तेज़ लहजे में कबूल है कह रहा था जैसे न जाने दिन में कितने निकाह करता था। शान नूर एक सख्त घूरी से उसे नवाजती, मुंह फेरते उसके अंदाज पर सुलग उठी। शान नूर को शक्ल से ही वो एक नंबर का गरीब इंसान, गंडा मवाली महसूस हो रहा था, और आगा जान ने उसको उस शख्स के साथ बांध दिया। न जाने उन्होंने किस जन्म का बदला लिया है। मेरी पोती, अल्लाह के बाद तुम्हारे हवाले। उसके आगा जान ने कायान की जानिब देखा।
कायान ने असबात में सर हिलाया तो उनके चेहरे पर उस वक्त एक खूबसूरत और आसूदा सी मुस्कान सजी थी। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हस्पताल में इस तरह बिस्तर मर्ग पर अपनी पोती का निकाह कायान शाह से, लेकिन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। कायान शाहनूर की हिफाजत के लिए ही था। वो सब कुछ कायान शाह को बता चुके थे, बल्कि वो कब से उनसे राब्ते में था। और आज जब उन्होंने उसे कॉल करके बुलवाया तो वो 1 मिनट की देरी किए बगैर वहाँ पहुँचा। पर वो सही अचानक शान नूर से निकाह करने का कह देंगे, ये बात वो नहीं जानता था। पर वो कायान शाह के लिए बहुत काबिले इज्जत थे और उनकी कोई भी बात वो आज तक नहीं टाल पाया। इसीलिए ना चाहते हुए भी कायान शाह ने शान नूर को अपने निकाह में ले लिया। आज आगा जान की डेथ को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो कायान शाह और शान नूर के निकाह के कुछ देर बाद ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उस वक्त खान हवेली में लोगों का तांता बंधा हुआ था। हर कोई आगा जान की वफ़ात पर इजहार अफसोस कर रहा था। वो हर दिल अजीज़ इंसान थे और जिसको भी खबर होती वो फ़ौरन खान हवेली पहुंच जाता। इस तमाम वक्त में कायान शाह वहीं खान हवेली में ही रहा, शान नूर का साया बनकर, और खान हवेली के अफराद उसे खान हवेली में धड़ल्ले से अंदर होता देख बर्दाश्त नहीं कर पा। शर्ट का एक हिस्सा पेंट के अंदर अड़सा हुआ था तो दूसरा हिस्सा बाहर था। वो इतनी लापरवाह, अजीब सी शख्सियत का हामिल शख्स था कि उसे देखकर शान नूर को सिर्फ कोफ्त होती थी। वो बिल्कुल भी एक सुलझा शख्स नहीं लग रहा था। खान हवेली में रहने वालों की तादाद कम न थी। आगा जान ने 2 शादियां की थीं। उनका एक ही सगा बेटा था, जबकि पहली बीवी की वफ़ात के बाद दूसरी शादी उन्होंने हसन आरा से की, जिनके पहले से 2 बेटे थे। नौमान उनकी आंखों का तारा थे। नौमान की शादी उसकी पसंद की लड़की नूर फातिमा से कर दी। शान नूर 10 साल की थी जब उसके वालदैन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और शान नूर को फिर उनकी दूसरी बीवी, जो कि ज़ारा बेगम थी और रिश्ते में शान नूर की दादी लगती थी, उन्होंने शान नूर की जिम्मेदारी ली तो उनके दोनों बेटे और बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखते। आगा जान के जाने के बाद कानूनी तौर पर सारी जायदाद की इकलौती वारिस शान नूर थी, लेकिन आगा जान ने अपनी दूसरी बीवी के बच्चों, दोनों बेटों को भी कुछ न कुछ हिस्से में दिया था, जो कि उनकी वसीयत के खुलने पर ही सामने आना। आखिर आगा जान ने क्या देखकर तुम्हें उसके साथ ब्याह दिया? आमिर ने अफसोस से कायान को देखते शान नूर से कहा। वो दोनों ही उस वक्त गार्डन में एक तरफ खड़े थे, जबकि कायान अपनी पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले दूसरे फ़ोन कान पर लगाए किसी से बात कर रहा था, और उसकी रोशन पेशानी पे 2 बिल भी नुमायां थे। शान नूर ने उसके खूबरू जिसामत देखी, फिर उसकी पर्सनैलिटी को सोचती आंख भर कर रह गई। उसने अपने शरीके हयात के लिए जिस तरह की पर्सनैलिटी सोच रखी थी, वो उससे ज़रा भी मैच नहीं खाता था। उसे तो उसको अपने साथ खड़ा करके किसी से इंट्रोड्यूस करवाते भी शर्मिंदगी ही होनी थी। अपने ऊपर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करते वो ज़रा सा रुख पलटकर पीछे मुड़कर देखने लगा, तो शान नूर के साथ खड़े लंगूर को देखते वो सर झटकता रुख फेर गया। उफ, है क्या उसमें? और एटीट्यूड तो देखो, आमिर ने मुंह बनाए कहा। जस्ट लीव, चलो अंदर चलें। वो आमिर को कलाई से थामे अंदर की जानिब बढ़ी, और ये मंजर कायान ने अपनी सुलगती निगाहों से देखा था, लेकिन खामोश रहा। आज तकरीबन 10 दिन बाद आगा जान की वसीयत खुलने का वक्त आ गया। उस वक्त खान हवेली के सभी अफराद मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी में वसीयत खुलनी थी। आगा जान की वसीयत घर के अफराद के सामने खुलेगी। ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके सौतेले ताया जान गुस्से से कायान को देखते बरहम हुए, क्योंकि आगा जान की वसीयत उनकी पोती के शौहर की मौजूदगी में खुलनी है। एडवोकेट ज़ईम साहब ने चश्मा थोड़ा तिरछा करते कहा, तो उनकी बात पर सभी ने पहलू बदला। एडवोकेट साहब, थोड़ा जल्दी करें, मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। दीवार के साथ टेक लगा के खड़े कायान ने अचानक से मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते बेजारी से कहा, तो सभी को इसका अंदाज बहुत चभा। जी वकील साहब, उन्हें वसीयत हाथ में थमा दें, रास्ते में जाते जाते पढ़ लेंगे। बुल कॉल्टन की औलाद है ना, मसरूफ़ तरीन हस्ती। शान नूर का भरपूर तंज सुनते कायान ने एक आईब्रो चढ़ाते अपनी मनकूहा को गहरी निगाह से देखा।
तू भी साथ चल पड़, तुझे भी सर से पैर तक पड़ता जाऊंगा। वो बेबाकी से एक आंख विंक करता उसे तपाता बोला कि इसका इतना खुला अंदाज देखते वहां मौजूद अफराद तो गंग रह गए, जबकि शान नूर के कानों से तो धुआं निकलने लगा। वाहियात इंसान, डिफर कहीं का। वो दिल ही दिल में जहर में उसे सुलावतें सुनाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसमें उनकी ज़मीन और जायदाद, कारोबार, घर, प्रॉपर्टी, सब हिस्सा, बिजनेस, बैंक बैलेंस, सब का जिक्र किया गया। इस सब की कुल मालियत बनती है 1500 करोड़, जिसका 95% हिस्सा शान नूर और उसके शौहर कायान शाह को मिलता है, जबकि 5% हिस्सा उनकी दूसरी बीवी की औलाद को जाएगा। वॉट? ये कैसी वसीयत है? हमें इतना कम, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप ठीक से पढ़ें, 5 नहीं 50 लिखा होगा। जहां आरा के बड़े बेटे दाऊद खान खड़े होते दहाड़े थे। आप एक काम करें, 5 के आगे एक 0 बढ़ा लें, 50 कर लें। वो मोबाइल को हाथ में उछालता लापरवाही से बोला। अल्लाह करे उसका मोबाइल छूट के नीचे गिरे और मेरे दिल को सुकून आ जाए। शान नूर का ध्यान इस वसीयत पर कम, जबकि कायान के फ़ोन में चलते हाथों पर ज़्यादा था। ये वसीयत गलत है। हमारे साथ बाबा इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं? छोटा बेटा असलम भी बोल पड़ा। चलो याना, शद शद, सभी दौलत के पुजारी साले। कायान ने नकुवत से गर्दन झटकते कदरे ऊंची आवाज़ में तबसरा किया। ये साले किसको कहाँ? आमिर को एकदम जोश चढ़ा और उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ते उसे सीने पर हाथ रख के पुश करने लगा कि कायान ने उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। धीरे धीरे मुट्ठी सख्त होने लगी। आमिर की चीखें निकलने लगीं। वहां मौजूद सबका दिल दहल गया। पागल हो गए हो? छोड़ो मेरे बेटे को। दाऊद साहब ने गुस्से से फनकारते कायान को रोकना चाहा। तेरे बेटे को शौक हो रहा था मुझसे हाथ मिलाने का, क्या करूं, मिलाना पड़ा। वो मासूमियत से बोलता, बना पलकें झपके आमिर को देखता, मसनूई एक्टिंग से बोला, जबकि उसका हाथ अभी भी न छोड़ा था। एकदम वहां शोर शराबा मच गया। मजबूरन शान नूर को आगे बढ़ना पड़ा और उसकी कलाई को पकड़ उसे आंखों ही आंखों में वार्न कर गई। तो कायान ने एकदम आमिर की कलाई छोड़ दी। तो पहले कह देती, उसे वक्त छोड़ देता। वो फिर से एक आंख विंक करता बोला, तुम अपनी ये फजूल हरकतों से बाज आओगे या नहीं? वो दबे लहजे में बड़बड़ाई। नहीं, 2 टोक जवाब आया। थोड़ा और पास आ जा। नहीं खाता मैं, निकाह में है मेरे, डरती क्यों है? वो उसके अपने पास खड़े होने का फ़ायदा उठाते हुए बोला, वकील साहब आपकी बात पूरी हो गई। शान नूर ने दांत पीसते ज़ईम साहब की जानिब देखा। जी, बस इन पेपर्स पर सबके साइन चाहिए। वकील साहब अचानक से कायान की जानिब मुड़े। जी, बोले। एक सवाल था जहन में आ रहा था, पूछ लूं? वो अपने सुल्की बालों को हाथों की उंगलियों से सुलझाते स्टाइल मार रहा था। अगर हम दोनों मियाँ बीवी मर जाएं, या कोई एक, तो जायदाद का क्या होगा? वो उसकी कमर में हाथ डालता थोड़ा सा उसे करीब कर गया। शान नूर तो उसकी इतनी जुर्रत पर गूंगी रह गई। उसने वहां मौजूद किसी एक का भी लिहाज नहीं किया था। अजीब बेबाक बंदा था। हाथ हटाओ पागल इंसान। वो जहरीला उसे दांत पीसते बोली, क्या है तुझे? इतनी नर्म नाजुक कमर है तेरी, कब से देख रहा था दूर से। अब करीब आई है तो थोड़े मज़े करने दे। आखिर कोई शौहर हूं तेरा? शौहर नहीं, मनकूहा। वो एकदम से उसका हाथ झटक गई। कायान ने भी खुद ही गिरफ्त ढीली कर दी। आप दोनों भी साइन कर दें, मेरे सवाल का जवाब तो दें। यहाँ मरने के हवाले से तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी किसी हादसाती मौत का शिकार होता तो जायदाद ऑटोमेटिकली दूसरे को चली जाएगी। पर अगर दोनों मर गए तो? क्यों मरेंगे हम? बहुत शौक है तुम्हें मरने का, तो जाके खुद मरो, मेरा नाम मत लो। शान नूर बुरी तरह तप गई। क्यों? तुम लिखवा के लाई हो कि सारी जिंदगी जिएगी। यहाँ आबे हयात पी रखा है तूने, जो मरना नहीं। मरने से पहले ही तुम्हें अपनी जिंदगी से कक आउट कर दूंगी, समझे तुम? वो भी अब की बार उसी के अंदाज में जवाब देती। उसे चौंका गई। 1 मिनट, यहाँ पर यह वाज़े लिखा है कि अगर 6 माह से पहले आप दोनों में अलहदगी हो गई
तो सारी जायदाद उन नमूनों को चली जाएगी। अब की बार कायान जोरदार कहकहा लगाते हंसा था, जबकि शान नूर के पैर तले ज़मीन और सर बोझल थी। इफ़ ही इज़ टू मच हॉट यार, उसका बॉडी शेप देखा है? उसकी शर्ट से भी उसके एब्स नज़र आ रहे हैं। कटादार सीना, चौड़ी बॉडी, उभरे मसल्स, बहुत ज़्यादा ही हॉट है यार। मेरा तो इस पर दिल आ गया। असलम चचा की छोटी बेटी मारिया, जो शान नूर की ही उम्र की थी, अपनी बड़ी बहन निदा के कान में घुसते बोली तो उसने उसे आंखों से सख्ती से चुप रहने को कहा, जबकि वो कायान को सर से पैर तक देखती अपने होठों का किनारा दांतों तले दबा गई। 6 माह बाद अगर अलग हो जाएं तो? शान नूर ने झट से वकील साहब से पूछा। देखें, मैं कोई नर्सरी क्लास का टीचर नहीं जहां आप मुझसे बच्चों की तरह सवाल कर रहे हैं। ये 6 माह बाद डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें। और हाँ मिस्टर शाह, 6 माह तक वसीयत का दूसरा हिस्सा खुलेगा। तब तक आपको भी इस हवेली में रहना पड़ेगा, पूरे ठाट के साथ। ज़ईम साहब उन सब को बावर कराते जा चुके थे, जबकि ये लाइन वसीयत में कहीं नहीं थी। बाहर का छूरा आकर हमारे बाप की जायदाद पर अपना कब्जा करेगा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने दूंगा। 6 माह तो बहुत लंबा अरसा है। 6 दिन के अंदर उसे इस दुनिया से उठा देंगे, फिर सब कुछ। शान नूर का और शान नूर से हमारा, वो भाई मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। भाई साहब, आपने सुना नहीं वकील साहब की बात को? अगर 6 माह से पहले तलाक हो गई तो सारी जायदाद हमें मिल जाएगी। उनको मारने से बेहतर उनका डिवोर्स करवा दें। असलम चचा दूर की कोड़ी लाया। हाँ, ये भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सोचें कैसे अलग करना है। असलम साहब अपने भाई को एक नई राह समझाई तो वो पुरसूच अंदाज में सर हिला गए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसे यहाँ रहते 10 दिनों से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन उसने आज पहली बार शान नूर के कमरे का रुख किया तो वो तिलमिला उठी। सोचा, मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत होगी तो जाके थोड़ा अय्याशी करवाऊँ उसे। आगे बढ़कर एकदम से उसकी कमर में हाथ डाले, उसे खींच के बहुत सख्ती से अपने सीने से लगा गया। क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे, फजूल इंसान। वो बुरी तरह पैनिक होती उससे अपना आप छुड़वाने लगी, जबकि उसकी भरपूर मजबूत जिसामत देखते शान नूर के गले में गुलटी उभरकर मादूम हुई थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? इतनी खूबसूरती रख के क्या करेगी? अगर शौहर के काम ना आई तो? वो उसके चेहरे पर झुका कि शान नूर एकदम पीछे को झुक गई। तुम मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझे तुम? वो उसे घूरती नज़रों से वो ऑन कर ही रही थी। मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ तो सोच भी नहीं सकती। वो उसकी कमर में अपनी खिरदरी उंगलियों को पैवस्त करता कुछ मजीद बेबाक हो रहा था। छोड़ो मुझे पागल इंसान, न जाने क्या सोचकर आगा जान ने तुम जैसे 3rd क्लास शख्स से मेरा निकाह कर दिया। बात तक करने की तुम में तमीज़ नहीं। वो उसे खुद को छुड़वाते चढ़ते हुए बोलती रुख फेर गई। कुछ पुल तो कायान शाह उसे देखता चला गया कि एकदम उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। उसकी पीठ के गिर्द अपने बाहों का हिसार बांधते उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। अपने जिस्म से टच होता उसका वजूद महसूस करते शान नूर के रोंगटे खड़े हुए थे। उससे पहले कि वो मुज़ाहिमत करती, कायान ने उसके बालों को कीचड़ से आज़ाद करते उसकी गर्दन के एक तरफ कांधे पर बालों को आगे करते उसकी दूसरी साइड अपने दहकते लब रखे। शान नूर के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ने लगा। उसके लबों की जिसारत बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे लबों से वो उसकी साइड गर्दन पर छूते उसकी सांसें गहरी किए जा रहा था। वो आंखें मैज गईं। उस पुल, जैसे वो उसके आगे खुद को बेबस तसव्वुर करने लगी थी। वो जैसे उस पर कोई जहर फूंक रहा था, पर वो उसके ज़ेरे असर जकड़ी जा रही थी। उसके लबों की शिद्दत बढ़ने लगी थी। वो अब नरमी के बजाय सख्ती से उसकी गर्दन की सुकून को सख्त करने लगा कि अचानक शान नूर की आंखें झटके से खुलें। सामने मिरर में उनका अक्स दिखाई दे रहा था। वो मुकम्मल उसकी गर्दन के एक तरफ झुके उसे अपने लबों से सुर्ख किया जा रहा था, जबकि हाथों की मूवमेंट अभी पेट से ऊपर की जानिब गर्दिश करते उसकी धड़कनों पर आ रही थी। इससे पहले कि वो कोई बेबाक शरारत करता, शान नूर ने झटके से खुद को उससे छुड़वाया। वो जो मदहोशी किसी कैफियत में उसकी गर्दन पर झुके उसके जिस्म की कुदरती खुशबू को अपने अंदर उतारते उसके लम्स में गुम था।
झटके से शान नूर को परे होता देख वो माथे पर बिल डाल गया। इधर आ मेरे पास, वो उस पर हुक्म सादिर कर रहा था, जबकि वो अपनी साइड गर्दन पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये राह चलता टपोरी उसे यूं काबू कर लेगा। उसने पलटकर आईने में अपनी स्कुन को देखा जहां लाल निशान बन गए थे। वो एकदम रूहानसी हुई। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। उस वक्त शान नूर का यही हाल था। वो पलटकर उसके पास आती उसका गिरेबान थाम गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यूं छूने की? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम शान नूर को छूने आ गए? मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक राह चलते इंसान हो जिससे 6 माह बाद मैंने अलग हो जाना है, तलाक की सूरत। तब तक खुद को काबू में रखना और ख़बरदार जो मुझे दोबारा छूने की कोशिश की मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ, समझे तुम? उसका गिरेबान थामे वो अपनी ही कहती जा रही थी, जबकि आंखों का एक कोना भीगता जा रहा था। वो जैसे उससे ज़्यादा खुद को बावर करवा रही थी कि उसे उस शख्स से दूर रहना है। तो तुझे लगता है 6 माह बाद कायान शाह तुझे तलाक दे देगा? वो क्या कहते हैं तेरी ज़बान में, डिवोर्स? वो अपनी गहरी काली आंखें उस पर गाड़े हुए सर्द लहजे में बोला। हमारे रिश्ते का यही अंत है, वो दांत चबाते बोली। चल, चैलेंज है तुझे। अगर उन 6 माह में तुझे मैंने अपने बच्चे की माँ ना बनाया तो मैं खुद तुझे छोड़ दूंगा। वो ऐसी बेबाक बात भी कितनी आसानी से कर गया। तुम हो ही बेशर्म इंसान, दूर हटो मुझसे। वो उसका गिरेबान छोड़ गई, जबकि कायान उसके चेहरे पर आते खूबसूरत रंगों को देख ज़ेरे लब मुस्कुराया था। वैसे आज के लिए तेरे लिए इतनी रोज़ काफ़ी थी। हालांकि अपना तो वो हाल है। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। उसके बिस्तर पर टांगे नीचे गिराए लेटते दोनों बाहें फैला गया। हालांकि मेरा जी चाह रहा है तेरे उन रसीले होंठों को किसके अपने होंठों में पकड़ूं और उन पर टूट पड़ूं, कि उन पर लगा रंग चुराकर अपने लबों की लाली लगा लूं। वो वहीं से अपनी मूंछों तले अनाब लबों पर ज़बान फेरता शान नूर को अच्छा खासा तपा रहा था, और वो तब भी रही थी। तो एक नंबर के इंतहाई घटिया सोच के मालिक इंसान हो, निकलो मेरे कमरे से फ़ौरन, वरना। वो उसके पास जाकर खड़े होते उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते माथे पर बुल डाले सख्त लहजे में बोली कि एकदम ही कायान ने उसकी कलाई को पकड़कर खींचा तो वो सीधा उसके ऊपर जा गिरी, एकदम ज़ोर से टकराई। उस वजह से शान नूर की धड़कनों ने उसके सीने से मिस होते उसके जिस्म में स्पार्ट भर दिए। वो उसकी कमर में हाथ डाले दोनों अतराफ से थामे ज़रा सा खींचते ऊपर करता, उसके चेहरे को अपने चेहरे से बहुत करीब कर गया, जबकि दोनों की धड़कनों की रफ्तार मामूल से हटकर थी। क्या कर रहे हो पागल जंगली इंसान, छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाते हुए सबको इकट्ठा कर लूँगी और जूते पड़वाकर यहाँ से निकलवा दूँगी। वो उसके लम्स पर हैजानी होते हल्का सा चीखी थी। क्यों मजबूर कर रही है कि तेरे लबों को शिद्दत से चूमूं? वो उसके लबों से 2 इंच के फासले पर बहुत बेबाकी से उसे देखता, उसको मुकम्मल अपनी दस्तरस में ले रहा था, और वो खुद को छुड़वाने के लिए पागल हो रही थी, जिससे उसके जिस्म की रानाइयाँ कायान शाह को मज़ीद बहका रही थीं। उसकी गर्दन की बैक साइड पर हाथ डाले उसका चेहरा अपने चेहरे पर झटके से झुकाया। पागल। वो एकदम थमी थी। सिर्फ इंच भर का फासला ही बचा था दोनों के होंठों के बीच। अब अगर वो बोलती तो उसके लब कायान के होंठों से मिस होते। तो बार बार मुझे जंगली बोल, मेरे जज्बात में आग न लगा, वरना अगर कायान शाह जंगलीपन पर उतर आया ना तो फिर मुझसे क्या खुद से भी मुंह छुपाती फिरेगी? वो धीरे धीरे सर्द लहजे में बोलता, अपने लबों से उसके लब भी मिस कर रहा था। शान नूर के पूरे जिस्म में झुंझरी दौड़ी, अजीब से एहसासात बेदार हुए थे जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। छोड़ो, अब की बार आवाज़ धीमी और बेबसी लिए हुए थी। पलकें भी झुकी हुई थीं। मोहूम सी मुस्कान लिए उसे एकदम झटके से छोड़ता एक साइड बिस्तर पर लेट गया। वो गहरे सांस भरते अपने साथ बिस्तर पर लेटे कायान शाह को देखने लगी, जिसने पुल में उसकी हालत खैर कर दी। न जाने क्यों शान नूर अपने अमंटे जज्बात से बुरी तरह घबरा गई। उसके दिल और जिस्म को भी जैसे उस शख्स की तलब होने लगी थी। वो अपने जज्बात से घबराते हुए उठ बैठी।
नहीं, ये आम सा शख्स मुझ पर असर अंदाज नहीं हो सकता। इसकी इतनी औकात नहीं कि शान नूर को तस्खीर कर सके। वो अपने दिल पर हाथ रखे, दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। आह, ये दिल भी ना बेवफा है। वो उठकर गुस्से से उस शख्स को बाजू से पकड़कर उठाते हिलकान हो रही थी। वो उसे 1 इंच भी नहीं हटा पा रही थी। उफ, किस चुकी का आटा खाते, पूरे सांड हो। वो गहरा सांस भरते उसकी खूबसूरत और भरपूर जिसामत पर तंज कर गई। जिस दिन ये सांड चढ़ गया ना तेरे पे, उस दिन तेरी चीखें निकलेंगी और ये तेरी पूरी खान हवेली लरज उठेगी। वो एक आंख विंक करता उठ बैठा। वो फिर अपनी बेबाक बात से शान नूर का खून जला गया। वो फिर अपनी बेबाक बात से शान नूर का खून जला गया। पहले अपने अंदर इतनी ताकत लाओ। मुझे तस्खीर करना आसान नहीं, वो भी बना मेरी मर्जी के, समझे तुम? ताकत की तो बात ही न कर, तो सोच भी नहीं सकती मेरे अंदर कितनी ताकत है। वो खड़े होकर उसे एक आंख विंक करता बोला, और तुझे तो मैं ही तस्खीर करूँगा। पूरा पूरा हक है तेरे पे। निकाह में है, मेरे और तेरी मर्जी से ही तुझ में समाऊंगा मेरी बुलबुल। वो उसके कान के पास ज़रा सा झुककर सरगोशी अंदाज में बोलता। उसके कान की लू को ज़रा सा नरमी से चूम गया। एकदम शान नूर का दिल पहलू में ज़ोर से धड़का। अभी वो उसे कुछ कहती कि कायान शाह के नंबर पर कॉल आने लगी। वो अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालता कान से लगा गया। उसके चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। कुछ देर पहले वाली सारी खुमार, सारा बेबाक अंदाज कहीं दूर जा सोया था। न जाने क्यों शान नूर को उसका ये रूप अच्छा नहीं लगा था। वो पहले वाले रूप में ही उसको भाने लगा था। मुकाबिल की सारी बात सुनता वो अपने लब सख्ती से भेंच गया। मैं आ रहा हूँ। कॉल काटता हुआ वो एक नज़र शान नूर को देखते दरवाजे की जानिब बढ़ा कि रुक कर फिर से पलटकर उसकी जानिब आया और झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर किसके उसे अपने सीने से लगाया। शान नूर को अपनी धड़कनों का बेहंगम शोर उसके सीने में बजता महसूस हुआ, जबकि अगले ही लम्हे वो उसके गाल पर शिद्दत से बोसा देते दांतों से ज़रा सा काट गया। ये याद करवाएगा तुझे कि तू सिर्फ कायान शाह की है। तुझे छूने, तुझे देखने और तुझे प्यार करने का हक सिर्फ कायान शाह का है, समझी तो? उसे धीरे से कहता दरवाजे की जानिब बढ़ता जा चुका था, जबकि शान नूर अभी तक वहीं साकित खड़ी थी। उसकी गर्दन के साथ उसका गाल भी लाल कर गया। इंतहाई बदतमीज़, जंगली और डिफर इंसान है ये। 2 पुल में मेरी क्या से क्या हालत कर गया और छूता ऐसे है मुझे जैसे उसका खरीदा हुआ माल हो। घटिया शख्स। शान नूर ने दरवाजे को लॉक लगाते बड़बड़ाते अपनी भुड़ास निकाली और फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख। वो लाल होने लगी, जबकि दिल की धड़कनें उसकी बातें सोचते फिर से बढ़ी थीं। आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे डिवोर्स ले लूं? अपने ताया और चचा की बातें सुनते वो सर्द लहजे में बोली। तो क्या सारी जिंदगी उसके साथ गुजारोगी? 1 नंबर का लड़की बाज है वो, जहां लड़की देखी नहीं शुरू हो जाता है। वो अब कायान के किरदार को निशाना बना रहे थे। उस वक्त तो हर किसी का यही हाल है, दूर ही ऐसा जा रहा है। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा है कैसा नहीं। मेरा वक्त बहुत कीमती है। मुझे दोबारा तभी बुलाइएगा अगर कोई ज़रूरी काम हो तो, प्लीज़। वो कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखे, नुक़्वत से कहती सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में बंद हो गई। ये तो हाथ ही नहीं आ रही। दाऊद साहब ने माथा मसला तो असलम साहब सोच में पड़ गए। अगर ये नहीं आ रही तो हम इस कायान को काबू करते हैं, और बाबा कायान शाह को मैं काबू कर लूँगा, डोंट वरी। मारिया जो छुप के उनकी बातें सुन रही थी एकदम सामने आई। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? वो एकदम चूके गुस्से से पूछने लगे। ये आप मुझ पर छोड़ दें और बस देखते जाएं। वो चेहरे पर शैतानी मुस्कान सजाते बोली। असलम साहब कुछ बोलते कि दाऊद साहब ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारी बेटी सही कह रही है, उसे करने दो, ये करने का सोच रही है। इसके बाद उस कायान शाह को धक्के देकर उस हवेली से बाहर निकालेंगे। दाऊद साहब नफ़रत और हकारत से फनकारे। कायान शाह हवेली से गया तो 15 दिन तक वापस न लौटा। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है, पर शान नूर ने शुक्र किया हुआ था। वो होता तो यकीनन बेबाक हरकतों से उसे जीच ही करता।
वो उस वक्त अपने ऑफिस में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो होते दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइल्स में उन पर अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट की गई थी। उसने इंटरकम पर असलम साहब को अंदर बुलाया। हाँ शान नूर, बोलो। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए आज ही, वो सख्त खिरदरे लहजे में बोली। मैं कहाँ से दूँ? ये सारे प्रोजेक्ट्स भाई साहब के हाथ के हैं, वो स्टिपटाते बोले। अपने भाई साहब से कहें मुझे 2 दिन के अंदर उनकी डिटेल्स दें, वरना मेरे पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। वो उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल असलम साहब को सेंड कर रही थी। सिर्फ 2 दिन हैं आपके पास, मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं और ऑप्शंस यूज़ करूं। असलम साहब गुस्से से उसे देखने लगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, धड़ से दरवाज़ा खोलता कायान शाह अंदर दाखिल हुआ। आज वो फुल ब्लैक पेंट शर्ट में था। ब्लैक टी शर्ट में उसके बाजू के भारी मसल्स उभर कर अपनी छाप दिखा रहे थे। वो अपने आम से हुलिये में भी अपनी भरपूर वजाहत और जिसामत की मजबूती की वजह से हर किसी को मरऊब कर लेता था। इतने दिनों बाद शान नूर ने उसे देखा तो देखती चली गई। लगता है चचा भतीजी, मैं कुछ खास मीटिंग हो रही है। वो अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालता असलम को एक सख्त निगाह, जबकि शान नूर को एक गहरी निगाह से देखते बोला। शान नूर उस वक्त सिंपल सी लेकिन खूबसूरत वाइट फ्रॉक में थी, जबकि दुपट्टा दोनों शानों पर लिए हुए वो आज आम दिनों से काफ़ी अलग महसूस हो रही थी। असलम साहब कायान और शान नूर को एक घूरी से नवाजते बाहर निकल गए, जबकि कायान ने उनके जाते ही दरवाज़ा लॉक किया और शान नूर की जानिब पेशकदमी की। शान नूर का हलक खुश्क हुआ। दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? क्या मकसद है तुम्हारा? कायान शाह, अगर आज तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारा मुंह। वो अभी बात मुकम्मल न कर पाई थी कि कायान ने उसके पास जाते उसकी चेयर का रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसके अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। वो उसकी चेयर के दोनों अतराफ हाथ रखता उसे सर से पैर तक देखने लगा, लेकिन उसका दुपट्टा उसकी रानाइयों को छुपाए हुए था, जो कायान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ज़रा सा झुककर उसका दुपट्टा उतारते वो टेबल पर रख गया। उसकी इतनी जुर्रत पर शान नूर दंग रह गई। उससे पहले कि वो कोई बेबाक हरकत करता, शान नूर का हाथ उठा था, जिसे कायान शाह ने बहुत नरमी से अपने हाथ की गिरफ्त में लेते उसके पहलू में वापस गिरा दिया। वो उसकी सांसों के करीब हो रहा था, करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि शान नूर को अपनी सांसों में उसकी सांसें घुलती महसूस होने लगीं। न जाने क्यों, लेकिन एकदम से कायान उस पर हावी होने लगा था। वो खुद को बेबस सा महसूस करती, बना किसी मूवमेंट के उसे देखे चली जा रही थी कि अगले ही पल कायान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कायान, ये क्या बदतमीज़ी है? ये ऑफिस है, कोई भी आ सकता है। वो गिरने के डर से एकदम उसके गले के गिर्द बाहें हमायल कर गईं। अब ना घर में रोमांस करने देती है, ना ऑफिस में, तो ये बंदा अपने जज्बात लेकर कहाँ जाए? उसे ऑफिस के साथ मुंसलिक एक रूम में लाया था, जैसे वो यहाँ के हर जगह को अच्छे से जानता हो। उसे एक साइड पर बिछे मैट्रियस पर गिराने वाले अंदाज में लिटाए तो वो दांत पीसते उसे देखने लगी। वहीं जाओ जहाँ पहले मुंह मारते थे, न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा चक्कर होगा। अभी सिर्फ एक ही के साथ है तेरे साथ। अब तो मुझे मुंह ही नहीं लगाती तो मुझे खुद तेरे मुंह लगना पड़ता है। वो अपनी ब्लैक टी शर्ट को एक झटके से अपने तन से उतार कर परे उछाल गया। उसका बरहना कटादार सीना और एब्स देखते शान नूर के रोंगटे खड़े हुए। वो क्या करने वाला था, ये सोच आते ही शान नूर का सारा खून चेहरे पर समेट आया। कायान, कायान शाह, दूर रहो मुझसे, पास मत आना वरना। वो पीछे की तरफ होती, उसे दूर रहने का बोलती घबरा रही थी, जबकि कायान उसकी घबराहट से महजूज होते आगे बढ़कर उसे दोनों टांगों से पकड़कर एक झटके से अपनी ओर खींच गया था। उसके दोनों अतराफ में हाथ रखे वो उस पर झुका, लेकिन खुद को उसके साथ टच नहीं किया। वो हरासा नज़रों से उसे ही देख रही थी, जो पुल में उसे बेबस कर देता था। कायान शाह ने उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी। इतना डर क्यों रही है? शौहर हूँ तेरा, यहाँ क्या करने आए हो? उसने खुद पर काबू पाते गहरी सांसों से पूछा। जा, इस तरीके से तेरी इज्जत लौटने आया हूँ। वो उसकी फराक की साइड डोरियों में अपनी उंगलियां उलझा रहा था। पागल हो गए हो? ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा।
उसके हाथ पर अपना नाजुक हाथ जमा गई। तू ना घर में कुछ करने देती है ना ऑफिस में, तो बच्चा क्या सोफे से पैदा करूँगा? वो बुरी तरह गुस्सा हुआ। कहीं से भी पैदा करो लेकिन मेरे करीब मत आओ, वो भी उसी के अंदाज में बोली। तो कायान ने एक आईब्रो अचकाते उसे दांत देते नज़रों से देखा। बच्चा तो तेरे ही से लूँगा, बीवी है मेरी। वो एक झटके से उसकी डोरियों को खोलकर उसकी फराक को कांधों से नीचे ढलका गया। शान नूर ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी वो इस कदर उस पर हावी हो जाएगा। धीरे से उसकी कान की लो को चूमता उसकी गर्दन पर आया और वहाँ अपने दहकते लम्स छोड़ने लगा। शानी नूर पैनिक हुई और दोनों हाथ उसके बरहना सीने पर रहे। पीछे धकेलना चाहा, लेकिन कायान ने उसके दोनों हाथों को ऊपर करते एक हाथ से पन किया और अपने काम में जट गया। उसकी गर्दन को दाएं बाएं से अपनी शदीद लम्स से रोशनास करता वो बहकता जा रहा था। शानी नूर की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करके अपना हक ले रहा था। उसे उसके इस अमल से तकलीफ हो रही थी। उसके रोने को महसूस करते कायान ने उसके कांधे पर दांतों से काटा तो वो सिसक उठी। कायान ने ज़रा सा सर उठाकर उसकी आंखों में झांका, जहां उस वक्त उसे कोई खुमार नहीं दिखाई दी थी सिवाय बेबसी, गुस्सा और दर्द के। कायान ने लब भेंच उसकी फराक को वापस ऊपर सरकाते उसके दोनों अतराफ से डोरियों को बांध गया और खुद खड़ा होता, अपने बालों में उंगलियां फेरता उन्हें ठीक करते अपनी शर्ट की जानिब बढ़ा। इस तरह से पीछे होता देख शान नूर फौरन उठ खड़ी हुई। वो पीछे हट गया था। शान नूर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। शर्ट पहनता वो वहाँ से खामोशी से बाहर निकल गया, जबकि शान नूर अभी तक अपने लरजते जिस्म पर काबू नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर अभी तक लरज रहे थे। उसे लगा था कायान उससे अपना हक लेकर ही दम लेगा, पर वो पीछे हट गया। उसकी आंखों के आंसू देखता वो पीछे हट गया था। अचानक एक ही कॉरिडोर से गुजरते वो लड़की बुरी तरह कायान से टकराई। कायान ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर में हाथ डाले उसे सहारा दिया। ठीक हो? वो एकदम अपने हाथ पीछे कर गया। अफ, क्या बॉडी है तुम्हारी, बहुत हार्ड हो तुम। मारिया ने उसके सीने पर हाथ फेरते बेबाकी से कहा। तो कायान ने माथे पर बुल डाले एक आईब्रो अचकाते उसे देखा। क्या तेरे माँ बाप को पता है? उसके अचानक सवाल पर मारिया ने उसे हैरत से देखा। क्या यही कि उनकी बेटी के अंदर आग लगी है? उसे मर्द की ज़रूरत है तो उसकी शादी कर दें। उसकी इस कदर बेबाक बात पर मारिया के चेहरे का रंग एकदम लाल हुआ, लेकिन अगले ही पल वो खुद पर काबू पा गई। उसके अंदर की आग तो तुम भी ठंडा कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर भी आग दहक रही है जो अभी तक ठंडी नहीं हुई। अच्छा, तुझे बड़ा पता है मेरी आग का, उसे खुद से परे झटकता बोला। हाँ, क्योंकि मुझे पता है शान नूर ने अभी तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया और वो कभी देगी भी नहीं, क्योंकि वो किसी और से अपनी बकवास बंद कर। अचानक ही कायान ने उसकी गर्दन को दबोचा। मारिया का तो रंग ही फाका हुआ उसके उस जारहाना तेवर को देखते। छोड़ो मुझे। अचानक से शान नूर ने वहां आते मारिया की गर्दन से कायान के हाथ पीछे हटाए। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? क्यों गला दबा रहे हो उसका? शान नूर ने मारिया को सहारा देते हुए गुस्से से कायान की जानिब देखते पूछा। इतने में मारिया ने उसे जोर से पुश किया। वो बहुत बुरी तरह जमीन बोस होती, लेकिन कायान ने उसे फौरन अपनी बाहों में समेटते गिरने से बचाया। शान नूर ने हैरत से उसे देखा। मेरे साथ झूठी हमदर्दी मत करो, तुम्हारी वजह से मेरा गला दबा रहा है। फ्रस्ट्रेशन है उसे, मुझसे चाहता है मैं एक रात उसके साथ सोऊं, क्योंकि तुम उसे मुंह नहीं लगाती। तो ये कहाँ जाए? उसे अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए मेरा जिस्म। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई कि शान नूर का हाथ उठा था और उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया। मारिया ने हैरत से उसे देखा। खबरदार जो अब कोई भी बकवास की। तुम कितनी पाकबाज हो ना, मुझे अच्छे से पता है। रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारे। अच्छा, क्या पता है तुम्हें मेरा? कायान चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। शान नूर ने उसके लिए स्टैंड लिया था। वो हैरान न होता तो क्या होता। सब जानती हूँ मारिया, मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। वो पलटते कायान की कलाई थाम गई कि मारिया गुस्से से बफिरती उसे फिर से मारने को पड़ी
कि कायान ने शान नूर को अपनी ओर खींचते सीने से लगाते एक तरफ को किया। शान नूर उसकी आंखों में देखते ठहर सी गई। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर बाहर मुंह मारता है क्योंकि तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, और सभी हवेली वाले जानते हैं तुम दोनों के बीच कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं। इसीलिए ये शख्स फ्रस्ट्रेशन में मेरे पास आया, समझी तुम? और तुम तो तैयार बैठी थी, खुद को प्लेट में रखकर पेश कर दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये नई बात नहीं, तुम तो न जाने कितनों के साथ सो चुकी हो। शान नूर, मारिया हलक के बल चलाई। आवाज़ नीची रखो, ये मेरी हवेली है और तुम किसी भूल में मत रहना। जो हरकत तुमने आज की है उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो 2 बार अपना अबॉर्शन करवा चुकी हो उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है। शान नूर की बात पर इस बार मारिया हकी बकी रह गई। उसे यकीन न आया जो काम उसने इतनी राजदारी से किया वो शान नूर को कैसे पता। अब अगर तुमने दोबारा मेरे शौहर पर गंदी निगाह डाली तो दोनों आंखें नोच लूंगी, समझी तुम? शान नूर उसे आखिरी बार वार्न करते कायान को कलाई से थामे अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि मारिया तो सर पकड़कर रह गई। उसका राज शान नूर तक पहुंच गया था। ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो उसे कमरे में लाते, दरवाज़ा लॉक करते, उसे दरवाजे के साथ ज़ोर से पन कर गई और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगी। उसका ये दबंग अंदाज देखता तो कायान अश अश कर उठा। बहुत आग भड़क रही है तुम्हारे अंदर, बहुत ज़्यादा। वो भी खुमार आलूद लहजे में उसकी आंखों में झांकते बोला। बहुत जज्बात तंग कर रहे हैं। उसके सीने पर दोनों हाथों से ज़ोर से मक्का बना के मार गई। उसका ये जानलेवा अंदाज देखता कायान ठंडी आह भर के रह गया। बताने वाली पोजीशन में नहीं हूँ। वो अपना एक लब दांतों तले दबाता उसे बेबाक निगाहों से देखने लगा। मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर की आग को बुझा नहीं सकती, इसीलिए तुम बाहर। एकदम उसके लबों पर उंगली रखते उसे चुप करवा गया। तुम्हारे अलावा आज तक कायान शाह किसी लड़की के पास नहीं गया। छुआ है तो सिर्फ तुझे, देखा है तो सिर्फ तुझे, और अपने अंदर की आग बुझाऊंगा तो सिर्फ तुझसे। बीवी है मेरी, पूरा हक रखता हूँ, लेकिन तेरी मर्जी के बिना नहीं करूँगा कुछ। और अगर मैं कुछ भी ना करने दूँ तो क्या बाहर किसी लड़की से अपनी प्यास बुझाओगे? शान नूर अभी भी वहीं फंसी हुई थी। ज़रूरी नहीं बाहर मुंह मारूं, मैं ठंडे पानी के शावर से नहा लेता हूँ, कुछ हद तक आग ठंडी हो जाती है। तुम हो ही बेशर्म इंसान। उसकी बात पर वो सर घूती पलटने लगी कि कायान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। क्या ख्याल है, आज दोनों अपनी अपनी आग एक दूसरे पर ना अंडेल दें? वो उसकी गर्दन पर लब रखता, बोलता उसके रोंगटे खड़े कर गया। मैं तो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकी, फिर करीब क्यों आ रहे हो मेरे? अब की बार उससे थोड़ा सा टूटे अंदाज में बोली, तो चाहे तो कर सकती है, बल्कि मुझे सेटिस्फाई तो ही कर सकती है। उसे अपनी जानिब मोड़े अपने एक बाजू पर उठा गया। क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। शान नूर ने डरकर उसकी गर्दन के गिर्द बाहें हमाइल कीं। इतना आसान है कायान की बाहों से शान नूर का गिरना। वो दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ता, पीछे करता, अपने तशना लब उसकी गर्दन पर रख गया। एक खुमार सी छाई थी शान नूर के पूरे तन बदन में। वो भी जैसे उस शख्स की कुर्बत की चाह करने लगी थी। 22 साल की खूबसूरत लड़की अपने से 8 साल बड़े शौहर की कुर्बत पाने को बेचैन थी, और उसकी बेचैनी कायान अच्छे से महसूस कर चुका था। वो उसकी कुर्बत में पिघलती जा रही थी। वो उसे लिए बिस्तर पर आता, उस पर साया फिगन हुआ था। शान नूर ने सर तकिए पर रखे उसे गहरी निगाहों से देखा, जो अपनी शर्ट को परे उछाल उसकी तरफ बढ़ता, उसकी सांसों में जल थल कर रहा था। उसके चेहरे के पास चेहरा लाते उसे देखता चला गया। दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ जा रहा था। एक 2 टके का आम सा बंदा जिसकी माली कोई हैसियत नहीं है, जिसने हक महर भी सिर्फ 1 लाख लिखवाया और अभी तक दिया भी नहीं, उस शख्स को तो अपना आप सौंपने जा रही है। वो उन लम्हात में उससे ये बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आगा जान का नवासा हूँ, तो सिवाय इस बात के अलावा मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या उसके अलावा भी कुछ जानने वाला है? उसकी आंखों में देखते पूछ रही थी। हाँ, बहुत कुछ। वो उसके चेहरे के बहुत करीब हुआ कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छूने लगीं।
कायान ने अपनी नाक उसकी नरम और नाजुक नाक के साथ रब की और गहरा सांस भरा। मेरे जुनून से तो अभी वाकिफ नहीं। अगर तुझे ले मैं जुनूनी हो गया तो बहुत रोएगी, पर मैं तरस नहीं खाऊंगा। वो उसकी कमर में हाथ डाले, उसकी फराक की जिप को सरकाता, उसे साथ वॉर्न भी कर रहा था। कैन यू सेटिस्फाई मी? वो ज़रा सा आगे को झुकती, उसके कान में सरगोशी करते बोलती, उसके अंदर आग भड़का गई। Just spend one patient night with me, and then I will ask you that question. उसकी फ्राक रिमूव करता, उसको वापस तकिए पर गिराता, रिमोट से लाइट्स ऑफ करता, बहुत मुदहम रोशनी ऑन कर गया और उसके चेहरे के पास चेहरा लाते उसे फिर से नहारने लगा। So beautiful you are, but I'm a wild person and I want you become wild with me. उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा देता, उसे बहुत कुछ बावर करवा रहा था। उसके अमल में जितनी नरमी थी, अल्फाज इतने ही बेबाक। अभी वो ये सोच रही थी कि कायान शिद्दत से उसके लबों पर झुका, उसे शिद्दत से अपने होंठों में ले गया। शान नूर का तो दिल उछल कर हलक में आया। इतनी शिद्दत थी उसके लम्स में कि वो अपनी सांसें रुकती महसूस कर रही थी। होल्ड मी एंड स्टे विद मी, वो गहरी सांसों में डूबा हुआ बोला। शान नूर की सांसें मज़ीद गहरी हुईं। उसके लबों पर दीवानावार अपनी शिद्दतें निछावर करता उसे उसी में बेबस कर गया था। मुसलसल पास पड़ा फ़ोन चिंघाड़ता रहा। दोनों में से किसी को भी होश नहीं था। दोनों एक दूसरे की कुर्बत की तलब मिटाते एक दूसरे में गुम हो रहे थे। लबों के साथ अपने होठों को जोड़े वो अपने हाथों से मुसलसल अपना हक भी जताता रहा, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन की टोन ने कायान को लब भींचने पर मजबूर कर दिया। गुस्से से उसके लबों को दांतों से काटता वो कॉल रिसीव कर गया। मोबाइल शान नूर का था। उसने बेदिली में कॉल रिसीव की। आगे से जो खबर सुनने को मिली, कायान शाह के दिमाग ने झटका खाया और कॉल बंद करता हुआ उठा। तुम पागल, मेरे होंठों पर क्यों काटा? वो बिपरी शेरनी बनी, उस पे झपटी थी और उसे वापस बिस्तर पर धक्का देते गिराया। यार क्या कर रही है? अभी मुझे कहीं जाना है, पीछे हट। उसे बहुत आराम से एक तरफ करता वापस उठने लगा कि शान नूर ने दांत पीसते उसकी बरहना कमर पर नाखून से खरोंचा। बहुत बड़े दावे हो रहे थे, मुझे सेटिस्फाई करने गए, अब एकदम अचानक क्या हुआ? उसके यूं छोड़ जाने पर अंदर ही अंदर सख्त सीख पा हो रही थी। वो क्यों ऐसे जा रहा था? अब वो उठता, खामोशी से अपनी शर्ट पहनता, लाइट्स ऑन कर गया। उसे देखा तो शान नूर को फ़ौरन अपनी पोजीशन का ख्याल आया। फ़ौरन से पेशतर कंफर्ट अपने ऊपर लेते खुद को ढका। पास ही कायान को उसकी फ़्राक पड़ी नज़र आई तो वो उसकी फ़्राक थामे उस तक पहुंचा और उसका कंफर्ट हटाता उसे पहनाने का इरादा बांधा। पीछे हटो और मुझे तो मैं खुद पहन लूँगी। तुम्हें जहाँ जाना है दफ़ा हो जाओ। उसके हाथ से अपना फ़्राक गुस्से से झपटते बदतमीज़ी से बोली। अब ये भी मेरी ज़बान से बातें करने लगी हैं? कायान ने अपना रुख फेरते माथा मसला, जबकि वो अपना फ़्राक खुद पहनती खड़ी हुई और बालों को झटके से एक तरफ करती साइड से गुस्से से बंद करने लगी, जो हो ही नहीं रही थी। कायान ने पलटकर उसकी जानिब देखा तो अपने दिल पर हाथ रख गया। कितनी मुश्किल से खुद पर उसने बंद डाला था, वो भी तब जब मुकाबिल भी पूरे दिलो जान से उसकी तलबगार थी। आगे बढ़कर पूरे हक से उसने शान नूर की फ़्राक की साइड से बंद की और झटके से अपनी जानिब मोड़ा। मेरा ख्याल है जहां मैं जा रहा हूं तुझे भी मेरे साथ चलना चाहिए। हालात साजगार होते ही वापस इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। वो अचानक उसके लबों पर शिद्दत से झुकता एक आंख विंक करता बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो इंतहाई गुस्से के आलम में चलाई और उसे परे धक्का दिया। वो समझ सकता था उस वक्त शान नूर की फीलिंग्स क्या थीं। उसे अपनी शिद्दतों की झलक दिखलाकर अधूरा छोड़ चुका था और उस वक्त वो एक बिपरी शेरनी बनी हुई थी। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता, शान नूर के नंबर पर फिर से कॉल आने लगी, जो कायान ने जल्दी से उठा ली। उस बार खबर उससे भी ज़्यादा बुरी थी। उसने लब भेंच शान नूर की जानिब देखा और कॉल काटता उसका हाथ थामे बाहर निकलने लगा। कई अखबार की उसे ख्याल आया कि शान नूर का दुपट्टा उसके तन पर नहीं
तो फौरन से उसका दुपट्टा ओढ़ाते उसे लिए बाहर निकला। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? और किसका फ़ोन था? शाह, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ। वो उसे लिए गाड़ी में बैठा। उस वक्त तो बिल्कुल चुप था और बहुत फास्ट स्पीड से गाड़ी चला रहा था। शाह ने नूर ने लब काटते उसे घूरा। अपने दांतों को छोड़ दे नूर, उनको काटने का हक भी सिर्फ मेरा है। वो बना उसकी तरफ देखे सर्द लहजे में बोला, तो वो गहरा सांस भरती गुस्से से रुख फेर गई। अपनी कंपनी के रोड पर गाड़ी को रात के वक्त दौड़ते देख वो अभी वो कुछ पूछती कि उसे दूर से आग के शोले दिखाई दिए। पास जाते ही कुछ दूरी पर कायान ने गाड़ी रोक दी। शान नूर मकान के अंदाज में बाहर निकली। वहाँ मीडिया वाले, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब पहुंच चुके थे। लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो चुका था। पूरी कंपनी जलकर खाकिस्तर होकर रह गई थी। शान नूर की आंखों से भुल भुल आंसू गिरने लगे। कायान उसके साथ ही आन खड़ा होता उसे दुख से देखे गया। उसकी तकलीफ अपने दिल पर महसूस कर रहा था। उससे भी ज्यादा बुरा हाल फैक्ट्री का हुआ है। कंपनी और फैक्ट्री दोनों जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। कायान की धीमी आवाज़ पर जैसे उसके होशो हवास खोने लगे। मुझे पता है ये सब उन लोगों ने किया है ताकि उनके घपले का कोई सबूत न बचे। वो नफ़रत और हकारत से बोली थी। सर, आपको किस पर शक है? अचानक से इंस्पेक्टर शिराज ने कायान शाह की जानिब आते पूछा। तुम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करो और जिस पे भी शक हो उठाकर जेल में डाल दो। अभी उसकी बात अधूरी थी कि कायान को अपने पीछे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। शान नूर गुस्से से गाड़ी लिए वापस टर्न कर रही थी। नूर, नूर, स्टॉप। वो उसे पुकारता रह गया, लेकिन वो गुस्से में ना रुकी और फुल स्पीड पे गाड़ी को हवेली की जानिब मोड़ा। मुझे जाना होगा, वो बहुत गुस्से में है। कायान शाह हम कलामी में बोला। सर, आप भी डरते हैं अपनी वाइफ से? अचानक ही इंस्पेक्टर शिराज की ज़बान फिसली तो कायान ने उसे घूरा, उसकी जेब से गाड़ी की चाबियां ली। शेर जितना मर्जी बहादुर हो, लेकिन अपनी बिपरी शेरनी के आगे वो भी दबक जाता है। कायान शाह ने उसे एक आंख विंक करते पुलिस गाड़ी की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाते कहा। तो इंस्पेक्टर शिराज छुप गया। कोई नहीं जानता था कि कायान शाह कौन था, लेकिन आगा जानते थे। कायान शाह एक एसपी ऑफिसर था जिनका उसके साथ सिर्फ दिल का ताल्लुक था। वो उनका कुछ भी ना हो के सब कुछ था, और उसमें थी वो ख़ास बात जो उन्होंने एसपी कायान शाह को अपनी पोती सौंपी। जैसे ही शान नूर की गाड़ी खान हवेली में दाखिल हुई, सभी घर में मौजूद अफराद जैसे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो गुस्से से अंदर की जानिब बढ़ी, जहां दाऊद और असलम साहब कमर पर हाथ बांधे खड़े थे। क्यों किया आपने ऐसा? वो जारहाना अंदाज में उनकी जानिब बढ़ी कि आमिर ने उसकी कलाई से जकड़े पीछे किया, वरना कुछ बईद नहीं कि वो दाऊद साहब को थप्पड़ ही मार देती। बहुत सुकून की नींद सो रही थी ना? कैसा लगा ये धचका जब सब बर्बाद हो गया? हाँ भाई साहब, मुझसे तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल मांग रही थी, सोचा उसे डिटेल्स दे दें। असलम चचा ने भी कहका लगाया। तुम सब ने मिलकर मेरे आगा जान का बना बनाया बिजनेस बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सबको जेल पहुंचाऊंगी। उस वक्त वो धाड़ती हुई शेरनी लग रही थी। ऐसा तो तभी मुमकिन होगा ना जब तुम्हारे पास कोई सबूत होगा कि आग हमने लगाई। दाऊद साहब ने उसे तपाया। छोड़ो मुझे, वो आमिर को घूरते बोली, जिसने बहुत सख्ती से उसकी कलाई को दबोचा था। एक काम करो, उससे पहले वो उसका नाम नेहाद शौहर यहाँ पहुँचे, उसे तहखाने में बंद कर दो। जल्दी लेकर जाओ उसे। दाऊद साहब ने आमिर को इशारा किया तो वो शान नूर को घसीटते हुए ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, तुम सबको जान से मार दूंगी मैं, नूर। अचानक से कायान शाह की आवाज़ पर वो सभी चौंके। शान नूर ने आमिर की कलाई को ज़ोर से दांतों से काटा कि वो बुलबुला कर उसकी कलाई छोड़ गया। वो तेज़ी से भागते कायान शाह की जानिब बढ़ी कि असलम चचा ने गोली चलाई। इससे पहले कि उसे छूती, कायान शाह ने तेज़ी से आगे बढ़ते उसकी कमर में हाथ डाले, उसे ज़मीन से ऊपर करते घुमा के दूसरी जानिब किया। गोली सामने खड़े आमिर के बाजू में जा लगी। आमिर की चीख बुलंद हुई, जालिम, ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे पर गोली चला दी। दाऊद साहब तो पागल ही हो गए। शान नूर गहरा सांस भरती कायान शाह के सीने से लगी। आमिर को, उनको
सब को देख रही थी। कायान शाह की गुस्सीली निगाहें असलम चचा पर थीं, जिन्होंने गोली चलाई। वो हक्का भक्का ये सब देख रहे थे। दाऊद साहब तड़पते हुए बेटे को संभाल रहे थे। कायान शाह ने असलम साहब की जानिब बढ़ते उनको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वो दूर जा गिरे। मेरे बाबा को छोड़ दो। उनकी फैमिली भी हरकत में आई, लेकिन कायान शाह रुका नहीं। दूसरी तरफ दाऊद साहब बेहोश हुए बेटे को बीवी के साथ मिलकर बमुश्किल अपने बेटे को उठा रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी हवेली में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर शिराज, अरेस्ट देम ऑल। एसपी कायान शाह की आवाज़ गूंजी तो सभी हैरान नज़रों से उसे देखने लगे। तुम कौन हो? असलम साहब ने अपने चेहरे के ज़ख्मों को देखते कायान शाह की जानिब देखा। इंस्पेक्टर शिराज उन सब को अपनी हिरासत में ले रहा था। यहाँ सफाई कैमराज मौजूद हैं और उन सारों की मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताई हुई है। सब की फुटेज को कलेक्ट करो और उनके खिलाफ ये सब सबूत काफ़ी होंगे सीधा उनको जेल पहुंचाने में। अब वो उन सब की जानिब मुड़ा। मैं एसपी कायान शाह। तुम लोगों को क्या लगा कोई आम सा बंदा हो जो चाहे करते रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो तुम लोगों की ये भूल है। ले जाओ उन्हें। कायान शाह की बात पर उन सब को लगा कि उनकी रूह ही कब्ज हो गई हो। कुछ ही देर में वहां से सारा मीस हट गया। अब सिर्फ शान नूर और कायान ही थे जो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शान नूर की आंखों से आंसू बह निकले। कायान ने आगे बढ़कर उसके आंसू पूंछे। आगा जान का बनाया गया बिजनेस सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो हिचकी भर गई। सब दोबारा बनाएंगे मिलके, बिल्कुल वैसा ही जैसा आगा जान ने बनाया था। मैं आपके साथ हूँ। वो उसको अपने करीब करते बहुत नरमी और प्यार से बोला। वो उसे हैरत से देखने लगी। तुमने मुझे आप क्यों कहा? तुम तो... वो शान नूर को उसका अंदाज अलग सा लगा। वो तो बस ऐसे ही आगा जान की वजह से यहाँ टपोरी टाइप बना हुआ था। आगा जान मेरे दादा के दोस्त थे, बहुत अजीज़ थे वो मुझे, और मैंने उनकी ख्वाहिश पर ही आपसे निकाह किया और अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रहा ताकि उन लोगों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर सकूं। आगा जान को पता था कि आपकी जान को उनसे ख़तरा है, इसीलिए उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तो अब तो वो सब जेल पहुंच गए हैं, तो तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के? न जाने क्यों शान नूर के दिल में टेस सी उठी थी। उसे कायान का ये सुबर स्वरूप सख्त बुरा लग रहा था। जैसा आप कहेंगी मैडम, बंदा वैसा ही करेगा। वो सर झुकाए, सीने पर हाथ रखे, पलकें झुकाकर बोलता। बहुत प्यारा लग रहा था। शान नूर आगे बढ़कर उसके सीने से लगी। उस वक्त वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। उसे कायान की ज़रूरत थी। कायान उसे नरमी से खुद से अलग करना चाहा तो उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट गई। कायान ने आंखें मींच वो मीठा सा दर्द बर्दाश्त किया। टू मच वाइल्ड यू आर माई मिसेज। उसे अपने सामने की अपनी गर्दन पर हाथ फेरते धीरे से बोला। आई वॉन्ट टू यू गो वाइल्ड विद मी। वो उसके कान के पास झुकते अपने दिल की बात करते उसके जज्बात में आग लगा रही थी। आर यू सीरियस? वो एक बहरूप था यार, मैं वैसा बिल्कुल नहीं, कायान ने अपना सर खिजाते कहा। लेकिन मुझे वही शाह पसंद है, वापस बन जाओ। वैसे ही उसके गले में बाहें डालते, उसके कुशादा सीने पर सर रखते फिर से रोने लगी। अच्छा बाबा, रोए मत, वैसा बन जाऊंगा। वो उसके आंसू पूंछ रहा था। मुझे आप भी नहीं कहो, पराया लग रहा है, वो बच्चों की तरह बोली। तो कायान कहकहा लगाकर हंस दिया। चला फिर मुझे खुश कर। उसे अपने एक बाजू पर उठाता रूम की जानिब बढ़ा। शाह, मुझे डराना नहीं। वो उसे बिस्तर पर गिरा रहा था। उसकी बात सुनता सर नफ़ी में हिला गया। पहले सोच लें किस रूप को सहन कर लेंगी, एसपी कायान शाह का प्यारा सूबर सा अंदाज या शाह का टपोरी और जुनूनी अंदाज। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता उस पर झुकता बोला। थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना। वो थूक निगलते बोली। तो एक बार फिर कायान शाह हंस दिया। वो जितनी बहादुर बन रही थी उतनी ही डरपोक थी। डोंट वरी, कभी हर्ट नहीं करूँगा। जान से ज़्यादा अजीज़ हो गई हो यार, और अपनी जान को कौन तकलीफ़ देता है। उसे अपने सीने से लगाए लाइट्स ऑफ कर गया। चल आ जा, जहाँ से छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ताकि सुबह तुझे ये कहने का मौका ना मिले कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका।
وہ اس کی فراق پھر سے ریموو کرتا، اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا اور کایان شاہ نے بہت محبت سے اس کی مسکان کو اپنے لبوں سے چرایا۔ ناول صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، کبھی کبھار کچھ ناول دشمنی اور سازشوں سے ہٹ کر بھی پڑھنا چاہیے، مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ ویٹ فار یور پازیٹیو کامنٹس۔ پلیز یہ مت کہنا ہسپتال میں پھر سے نکاح، یہ سین کی ڈیمانڈ تھی، سو انجوائے۔